अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th यूनिट ऑफ ए पेपर, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसका जो पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है दैट डील्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड जो लेटर पार्ट है, सेकंड पार्ट, दैट डील्स विद ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बिफोर गोइंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम एक टॉपिक डिस्कस करना, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। इससे हम क्या बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्रॉसिंग ए गिवन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग ए गिवन सरफेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय phi b and is defined as the dot product of magnetic field and area vector b dot a। वहाँ पे आपने पढ़ा है e dot a या e dot s, whatever it is। यहाँ पे हम लिख सकते हैं b dot s और b dot a। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, यानी कि आपके पास एक सरफेस है, मान लो एक सरफेस है आपके पास, दिस इज अ सरफेस, कोई इमेजिनरी सरफेस है, मान लो शीट है, और इसको हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें से पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये स्ट्रेट होंगी बी। और एरिया वेक्टर जो है, आप इस सरफेस को टॉप से देख रहे हो, इस सरफेस को अगर आप टॉप से देख रहे हो तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा आपके लिए वो अपवर्ड होगा। एरिया वेक्टर विल बी अपवर्ड, जो कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है, कितना? थीटा। तो इस सिचुएशन में आप कहेंगे इससे जो फ्लक्स निकलेगा दैट विल बी डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर इसको खोल के लिखेंगे, फाइव इज बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। स्केलर क्वांटिटी होगी और इसका यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया टेस्ला और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी का नाम होता है वेबर, डब्ल्यू बी। और डायमेंशनल फार्मूला आप खुद लिख सकते हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला डालना है और एरिया का, दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो आपको मिल जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो दिस इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिंपली डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इसके केसेस डिफरेंट हैं। सपोज अगर ये थीटा 0 होगा या 180 होगा, थीटा 0 डिग्री होगा तो उस सिचुएशन में फाई आएगा बी ए, बिकॉज बी ए कॉस 0 इज़ 1। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो फाई बी आएगा माइनस बी ए। ये माइनस दिखाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पूरा नीचे, ऐसे पूरा नीचे, और एरिया वेक्टर ऊपर। तो उस सिचुएशन में भी फ्लक्स ज़्यादा होगा और कितना होगा? माइनस बी ए। पहले केस में भी ज़्यादा होगा और प्लस बी ए। पहला केस दिखाएगा कि फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ए की डायरेक्शन सेम, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और ए की डायरेक्शन अपोजिट। अच्छा, फ्लक्स 0 कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 90। मान लो आपने इस सरफेस को ऐसे रखा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ऊपर से नीचे, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने पेपर एक रखा, पेपर को ऐसे रखा ऐसे, तो पेपर भी ऐसे ही है। अब पेपर का जो एरिया वेक्टर इधर जाएगा या पेपर का जो एरिया वेक्टर है वो इधर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। ये देखो आप 90। तो उस सिचुएशन में फ्लक्स कितना होगा? 0, फाइव इज 0। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपली डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद एरिया वेक्टर। अब जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम लिख सकते हैं एज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कि चार्ज एट रेस्ट जब होता है तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन ए चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरे यूनिट में आपने देखा चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में होगी, यानी कि करंट जब होगी, करंट, तो एक और फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन चार्ज इज इन मोशन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। व्हेन चार्ज इज इन मोशन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही साथ में, यानी कि जब भी चार्ज है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही।
लेकिन जब वो मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एडिशनल फील्ड आएगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज इन मोशन गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रोसेस, ऐसा कोई फिनोमेनन है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ हम चेंजेस लाएं, उसको चेंज करें किसी जगह, तो हम चार्जेस को किस में लाएंगे, मोशन में। ऐसा होगा। तो अगर चार्जेस को हम मोशन में लाएंगे ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो फोर्स या जो रीजन चार्जेस को मोशन में लाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देन दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये सच है, ऐसा होता है। ऐसा पहली बार किसने देखा था, फैराडे ने। तो उसने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उनको हम नटशेल में देखेंगे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स, 2-3 एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किए। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, उसने क्या किया, उसने एक बार मैग्नेट लाया, बार मैग्नेट प्लस कॉइल, यानी कि बार मैग्नेट एक लाया और एक करंट कैरिंग कॉइल लाई, ये सॉरी कॉइल लाई। सपोज दिस इज, ये कॉइल है, इसके साथ कनेक्ट करेंगे हम गैल्वानोमीटर, और यहाँ पे इसके नज़दीक रखा बार मैग्नेट NS। तो उसने क्या देखा कि जैसे ही हम बार मैग्नेट को मोशन करवाते हैं टुवर्ड्स और अवे, इस कॉइल की तरफ लाएंगे या इस कॉइल से दूर ले जाएंगे, तो ये जो गैल्वानोमीटर यहाँ पे लगा है ये दिखा रहा है डिफ्लेक्शन, मींस इस कॉइल में क्या चल रही है, करंट। अब देख सकते हो इस कॉइल में कोई बैटरी नहीं लगी है, तो देयर शुड बी नो करंट। लेकिन जैसे ही फैराडे ने बार मैग्नेट को मोशन करवाया टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम कॉइल, तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मींस कि इस बार इस कॉइल के थ्रू क्या फ्लो हो रही है, करंट। एक बात। दूसरी बात उसने देखी कि अगर हम नॉर्थ पोल को नज़दीक लाएंगे तो करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, अगर हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। यानी कि पहले आपने नॉर्थ पोल को नज़दीक लाया कॉइल के, करंट मान लो सपोज लेफ्ट टू राइट है। अब अगर आप नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो तो करंट होगी राइट टू लेफ्ट। यानी कि अगर आपने बार मैग्नेट के मोशन की डायरेक्शन चेंज की तो इंड्यूस्ड करंट, जो करंट इसमें चलेगी, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, वो भी अपनी डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज। ये पहली ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह से अगर आप साउथ को मोशन करवाओगे, पास में लाओगे, दूर ले जाओगे, तो डायरेक्शन फिर से क्या हो जाएगी, रिवर्स। तीसरी बात उसने देखी, अगर आप बार मैग्नेट का मोशन फास्टर करवाओगे, तेजी से घुमाओगे, तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाएगा, मीनस की ज़्यादा करंट चलेगी। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा, दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने लाई एक कॉइल प्लस करंट कैरिंग कॉइल। एक कॉइल है, उसको लगाया गैल्वानोमीटर के साथ। दूसरी कॉइल जो है उसमें ऑलरेडी चल रही है करंट। ये जो कॉइल है इसमें करंट है, इसमें करंट नहीं होगी, इसके साथ गैल्वानोमीटर लगाया। तो फिर वही बात, अगर इस करंट कैरिंग कॉइल को हम मोशन करवाएंगे, इसके नज़दीक लाएंगे, तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इस करंट कैरिंग कॉइल को दूर ले जाएंगे, ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और ये दोनों डिफ्लेक्शंस अपोजिट होंगी। एक और बात, अगर इसको फास्टर मोशन करवाएंगे तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे ज़्यादा, यानी कि जो काम वहाँ पे बार मैग्नेट कर रहा था वो काम यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल कर रहा है। अब बार मैग्नेट ने भी प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल भी प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कर रहे हो, उसके साथ कुछ खेल रहे हो, तो यहाँ पे इस कॉइल में इंड्यूस हो रही है करंट। ये है पहले दो एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा, थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने करंट चेंज की, करंट इज चेंज, यानी कि एक कॉइल ये है, इसके साथ लगाया गैल्वानोमीटर। ये दूसरी कॉइल है, इसमें लगाया रिहोस्टैट।
यानी कि ये वाली जो कॉइल है, ये वाली जो कॉइल है, लेट्स कॉल इट एज C2, लेट्स कॉल इट एज C1। C2 में जब करंट चेंज होगी, C2 में जब करंट क्या होगी, चेंज, तो यहां देखा गया गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे जब आप करंट को चेंज नहीं कराओगे, कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पे इसको नटशेल में लिखेंगे, मोशन ऑफ बार मैग्नेट, मोशन ऑफ बार मैग्नेट, या मोशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, मोशन ऑफ बार मैग्नेट या मोशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, या अगर आप करंट को क्या करोगे, चेंजिंग करंट, बार मैग्नेट का मोशन करवाओगे, करंट कैरिंग कॉइल का मोशन करवाओगे, या करंट को चेंज करोगे, तो इन तीनों चीज़ों की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है, इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है। तो दिस इज नटशेल ऑफ फैराडेज 3 एक्सपेरिमेंट्स। अब हो क्या रहा है, जब आप बार मैग्नेट का मोशन करवा रहे हो तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक होंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बार मैग्नेट है इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, जब आप इसको दूर ले जा रहे हो या पास में ला रहे हो तो नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रहा है, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चाहे मोशन ऑफ बार मैग्नेट हो, चाहे मोशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल हो, चाहे चेंजिंग करंट हो, तीनों की वजह से एक चीज़ चेंज होती है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मतलब किसी किसी कॉइल के साथ, किसी लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो अगर चेंज होगा तो उस लूप में इंड्यूस होगी करंट। इसको ऑब्जर्व, इस ऑब्जर्वेशन को फैराडे ने पुट फॉरवर्ड किया एज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि आपके पास कोई भी वायर का लूप है, उसके आसपास अगर आप फ्लक्स को चेंज कराओगे, फ्लक्स को किस किस तरीके से उसने चेंज किया, बार मैग्नेट को मोशन करवाया, करंट कैरिंग कॉइल को मोशन करवाया, उसके नज़दीक या उसके नज़दीक जो दूसरे सर्किट में करंट थी उसको चेंज किया, तो उसने देखा कि करंट इंड्यूस हो रही है। तो वेनेवर अगर आपके पास एक करंट, एक लूप है, एक वायर का लूप है, कंडक्टर का लूप है, उसमें अगर उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो अगर चेंज हो रहा है, तो उस लूप में, उस वायर लूप में, उस कंडक्टर में इंड्यूस होगी करंट। पहले तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो चार्जेस को चलाएगा, जब चार्जेस चलेंगे तो फ्लो होगी इंड्यूस्ड करंट। दिस इज कॉल्ड एज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लिखेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI क्या कहता है, whenever magnetic flux linked with a loop कहो या कहो coil, linked with a coil, link का मतलब जो पास होता है, with a loop or coil changes electromotive force is induced in it. Whenever magnetic flux linked with a loop or a coil changes, EMF is induced in it। और वो जो EMF है वो चार्जेस को पुश करेगा, फोर्स लगाएगा, तो वो चार्जेस चलने लगेंगे। दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरी बात जो मैंने अभी बताई कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो बार मैग्नेट का या ये करंट कैरिंग कॉइल का, इसमें एक और चीज़ उन्होंने देखी कि अगर हम मोशन फास्टर करवाएंगे, यानी कि आप बार मैग्नेट को तेज़ी से मोशन करवा रहे हो, तो लाइन्स जो है तेज़ी से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्विकली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा उसने कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। अगर आप बार मैग्नेट का मोशन स्लोअर करा रहे हो तो डिफ्लेक्शन कम। तो कहने का मतलब ये है, जिस रेट पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो रेट अगर ज़्यादा होगी, यानी कि जब आप बार मैग्नेट का मोशन करवाओगे
स्लोअर मोशन करवाओगे, धीरे धीरे इसको मोशन करवाओगे, तो नंबर ऑफ लाइन स्लोली चेंज हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स स्लोली चेंज हो जाएगा। उस सिचुएशन में यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम होगी, करंट कम होगी। अगर आप बार मैग्नेट का मोशन फास्टर करवा रहे हो तो नंबर ऑफ लाइन हाई रेट पे चेंज होंगी। हाई रेट पे चेंज होगी तो यहाँ पे देखा गया है कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, करंट ज़्यादा होती है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ज़्यादा होगा तो करंट इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड भी क्या होगा, ज़्यादा। दिस इज सेकंड लॉ। Faraday's second law of electromagnetic induction. EMF induced is directly proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time. Rate of change of magnetic flux with respect to time. ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़्यादा होगा। कम ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टाइम कम होगा। मान लो पहले फ्लक्स था φ1 एट टाइम t1, फिर बाद में फ्लक्स हो गया φ2 एट टाइम t2, तो बताओ फ्लक्स चेंज हुआ? यस, फ्लक्स चेंज हुआ। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाई टाइम टेकन t2 माइनस t1। ये क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी? ईएमएफ की, या ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और यहाँ पे एक साइन आता है दैट इज माइनस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ये माइनस साइन कहाँ से आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होता है दैट इज 1, तो आएगा φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1, दिस इज माइनस। अगर कॉइल में नंबर, ये एक टर्न के लिए है, ये दिस इक्वेशन फॉर वन टर्न। अगर कॉइल में बहुत सारे टर्न्स हैं, n टर्न्स, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं n, ठीक है। अब इस φ2 माइनस φ1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई अपॉन इसको लिख सकते हैं डेल्टा t, तो ई एम एफ इंड्यूस्ड इज माइनस डेल फाई बाई डेल टी। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होगा तो माइनस n, यहाँ पे आएगा माइनस n डेल फाई बाई डेल टी। इसी तरह से अगर आप इंस्टेंटेनियस वाला केस देखोगे तो ई इज डी फाई अपॉन डी टी माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो कहने का मतलब ये है ई एम एफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, ई एम एफ इंड्यूस्ड इन ए लूप और ए कॉइल is equal to rate of change of flux with respect to time, and this negative sign will be explained later. बताओ EMF इंड्यूस कब होगा? EMF इंड्यूस कब होगा? जब फाई क्या होगा? चेंज। अगर फाई कांस्टेंट हुआ तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी? 0, यानी कि EMF इंड्यूस्ड इज 0 इफ फाई इज कांस्टेंट। वो तो पहले ही हमें पता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा। अब सवाल है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपने अभी पढ़ी, E इज माइनस एन। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होगा तो माइनस एन आएगा, माइनस एन। नाउ डी बाई डी टी ऑफ फाई आपने अभी पढ़ा, फाई किसके बराबर होता है? बी ए कॉस थीटा, तो EMF इंड्यूस करने के लिए फाई को क्या करना है? चेंज। और फाई कितने चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? 3 चीज़ों पे, बी पे, ए पे और थीटा पे। तो इसका मतलब आप अगर बी को चेंज करोगे बाकी 2 चीज़ें कांस्टेंट रखोगे, यानी कि जो फाई है वो है बी ए कॉस थीटा। अगर आप बी को चेंज करोगे, ए कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा, तब भी फाई चेंज होगा, तब भी EMF इंड्यूस होगा। अगर आप बी को कांस्टेंट रखोगे, कॉस थीटा को कांस्टेंट रखोगे, एरिया को चेंज करोगे, तब भी फाई चेंज होगा, तब भी EMF इंड्यूस होगा। अगर आप बी और ए को कांस्टेंट रखोगे, थीटा को चेंज करोगे, तो तब भी फाई चेंज हो जाएगा, EMF इंड्यूस होगा। बताओ EMF इंड्यूस होने के मेथड्स कितने होंगे हमारे पास? 3। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग एरिया, चेंजिंग एंगल बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। So there are 3 methods of inducing EMF: by changing magnetic field, by changing area, and by changing angle between plane of loop and magnetic field. So there are 3 methods of inducing EMF in a loop. अब सवाल है माइनस साइन का।
माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। माइनस साइन क्यों आ रहा है यहाँ पे? हम इसको लिख रहे हैं लेंजेस क्लॉकवाइज। ये फैराडेज क्लॉकवाइज इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। दिस इज फैराडेज लॉ। तो ये जो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय लेंजेस लॉ। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या कहता है? सपोज आपके पास एक, मान लो एक वायर का लूप है, दिस इज अ वायर लूप, और इसके ऊपर आपने एक बार मैग्नेट को रखा। नीचे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ऊपर की तरफ साउथ पोल। तो आप इस बार मैग्नेट को नीचे ले जा रहे हो, नीचे ले जा रहे हो, तो इससे जो लाइंस निकलेंगी वो ऐसे हो जाएंगी। क्योंकि नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे और ये यहां से आएंगी, वापस जाएंगी किस में? साउथ पोल में। जब आप इस नॉर्थ पोल को नीचे ले जा रहे हो, नीचे ले जा रहे हो, तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ बार मैग्नेट पासिंग थ्रू लूप इंक्रीज, बढ़ रही है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ने क्या बताया? जब फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो इस कॉइल में इंड्यूस होगा ईएमएफ, इस कॉइल में इंड्यूस होगा ईएमएफ और उसकी वजह से चलेगी करंट। अब सवाल है करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये जो मैंने यहाँ पे लूप लिया, इस सर्कुलर मैंने लिया, तो सर्कुलर लूप में करंट या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज गिवन बाय लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी वजह से जो करंट चलेगी, यानी कि द करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change in magnetic flux। यानी कि जो करंट चलेगी, जब आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया किसी भी रीज़न से, जब आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस जब हो गया तो करंट चलेगी। तो करंट के चलने की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होनी चाहिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज, विच अपोजेज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ है? नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। तो लेंजेस लॉ कहता है कि इस कॉइल में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऐसी होनी चाहिए जो इस फ्लक्स को अपोज करेगा। एक फ्लक्स है बार मैग्नेट का, ये बात आपको याद रखनी है। एक फ्लक्स है बार मैग्नेट का, जो दूसरा फ्लक्स होगा वो होगा इंड्यूस्ड करंट का। तो बार मैग्नेट का फ्लक्स है नीचे की तरफ और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स होना चाहिए ऊपर की तरफ। इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स ऊपर कब होगा? जब करंट क्या होगी? ऐसे, ऐसे। क्योंकि आप थंब ऐसे रखोगे, थंब, तो फिंगर्स कहाँ जाएंगी? ऊपर। तो इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स होना चाहिए ऊपर। अगर वो ऊपर उसको रखना है तो तभी पॉसिबल होगा जब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से आप देख रहे हो, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो उसको क्या लग रहा है? इसे एंटी क्लॉकवाइज। तो द करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसीलिए यहाँ पे ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये ईएमएफ है, इसलिए यहाँ पे क्या साइन आ रहा है? माइनस। अब सपोज अगर आप नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स नहीं ले जा रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो, मैं दूसरी डायग्राम बना रहा हूं, उससे क्लियर होगा। ये वायर लूप है, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल। लाइन्स नीचे ऐसे, ठीक है। अब आप बार मैग्नेट को कहाँ ले जा रहे हो? ऊपर ले जा रहे हो, ठीक है। बताओ अब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ बार मैग्नेट पासिंग थ्रू कॉइल क्या हो जाएगा? डिक्रीज, कम हो जाएगा। फ्लक्स तो बार मैग्नेट का नीचे है लेकिन कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स होगा वो इसको कम नहीं होने देगा, अपोज करना है, कम नहीं होने देना। यहाँ पे बढ़ रहा था, बढ़ने नहीं देना है। यहाँ पे कम हो रहा है, कम नहीं होने देना है। तो अब करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्योंकि क्लॉकवाइज का जो फ्लक्स होगा वो कहाँ होगा? नीचे की तरफ। ये आप देखो बार मैग्नेट का, यहाँ पे देखो बार मैग्नेट का फ्लक्स नीचे और बढ़ रहा है,
तो इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स ऊपर, बार मैग्नेट का फ्लक्स नीचे और कम हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स भी कहाँ होना चाहिए, नीचे। यानी कि यहाँ पे फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना है, यहाँ पे फ्लक्स को कम नहीं होने देना। इसका मतलब ये हुआ जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन ये होगी, ऐसी होगी जो इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको अपोज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज लेंजेस ला। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, माइनस साइन। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड लेंजेस लॉ। थैंक यू।